गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी दोस्तों का गुरुकुल पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज मैं हिंदी सब्जेक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूँ, जो लगभग हर एग्ज़ाम यानी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न 2 से 3 नंबर पूछे जाते हैं। और मैंने एक ऐसा संग्रह किया है, यानी मैंने 3 पार्ट में इसको दूंगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3। यानी पहले प्राचीन लेखक, फिर मध्यकाल के लेखक एवं उनकी रचनाएं और आधुनिक काल के लेखक एवं उनकी रचनाएं। तो आज मैं जो पार्ट देने वाला हूं वो प्राचीन काल के लेखक एवं उनकी रचनाएं भाग 1। और मैंने बहुत अच्छे से दोस्तों संग्रह किया है। इससे ज्यादा और इससे डीपली क्वेश्चन परीक्षा में प्राचीन लेखक एवं उनकी किताबों से, उनकी रचनाओं से एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकता है, ये मेरी गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं ऐसे कोई इसका ट्रिक नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये समझने वाली बात है। ट्रिक आपको परीक्षा में भूल सकता है, क्योंकि किसी राइटर का एक रचना है, किसी राइटर की 2 रचना है, तो कितनी रचनाओं का आप ट्रिक पाएंगे। बाकी ट्रिक से मैं पढ़ा रहा हूं, हिंदी साहित्य के इतिहास में बिल्कुल ट्रिक से पढ़ा रहा हूं। अगर वो वीडियो आप ना देखे हों तो जाके देख लीजिए। आज यहाँ पे मैं शुरू करने वाला हूं हिंदी साहित्य के लेखक एवं उनकी रचनाएं, प्राचीन लेखक एवं उनकी रचनाएं। मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताता जाऊंगा, ताकि परीक्षा में आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको समझ में आ जाए कि ये चीज कहां से है। नंबर 1 देखिए, एक है पाणिनि। पाणिनि के बारे में आप जानते हैं कि संस्कृत का व्यवस्थित वर्णमाला समूह और संस्कृत का व्याकरण रचना करने वाले महर्षि पाणिनि जो थे, उन्होंने रचना किया था किसका? अष्टाध्यायी का। अष्टाध्यायी किसे कहते हैं? अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में 8 अध्याय थे और एक अध्याय में 4 पाद थे। इस प्रकार से 8 अध्यायों में 8 चौक 32 पाद हैं, जिसमें उन्होंने माहेश्वर सूत्र की रचना की है, अन्य व्याकरण सूत्रों की रचना की है। तो यहां से संस्कृत का वर्णमाला प्रारंभ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत के सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है संस्कृत, और उस संस्कृत का एकदम व्यवस्थित वर्णमाला और सूत्रों की रचना की थी महर्षि पाणिनि ने। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा वेद व्यास। वेद व्यास की एक रचना है, कौन सी? महाभारत। महाभारत आपने सुना होगा, कौरव और पांडवों वाला। तो उस महाभारत का जो है रचना किया है इन्होंने। तो जो महाभारत है दोस्तों, वो कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। यानी जैसे भाई भाई में झगड़ा होता है जमीन जायदाद को लेके, ऐसे महाभारत है जिसकी रचना किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। ऐसे ही एक रामायण है जिसकी रचना किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि ने किया था। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर है चाणक्य। चाणक्य जो है, इन्होंने रचना किया है किसका? अर्थशास्त्र का, जिसका संबंध है बाबू राजनीति से। इसका संबंध किससे है? राजनीति से है। याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र है तो अर्थव्यवस्था से होगा, ऐसा नहीं है। इसका संबंध राजनीति से है। और चाणक्य के बारे में जान लीजिए कि चाणक्य इनका नाम क्यों पड़ा था। ये चरण गांव के थे, निवासी थे, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। और इन्हें कौटिल्य भी के नाम से भी जाना जाता है। कुटिल स्वभाव के थे, बड़े चालाक थे, इसलिए इनका नाम कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है। और बचपन का नाम विष्णुगुप्त है। ठीक है, तो यहां से भी अगर कोई प्रश्न आता है तो गलत नहीं होगा। अर्थशास्त्र की रचना की थी और इन्होंने इसका संबंध किससे है? राजनीति से। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ देता है कि विष्णुगुप्त द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो मैंने अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ते हैं तुरंत अर्थव्यवस्था से मार देते हैं, तो गलत हो जाएगा। ये राज व्यवस्था से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे और उनके शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाए उसके लिए इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। आगे चलते हैं। चौथा मैंने मेगास्थनीज के बारे में बताया।
मेगास्थनीज ने रचना किया इंडिका का। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर महान का सेनापति था, थल सेनापति था। सिकंदर महान जो था उसके दो सेनापति थे, एक जल सेनापति निर्याकस था, एक थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। और जब सिकंदर महान भारत पे आक्रमण करने आया और भारत में जब युद्ध हुआ, तो युद्ध के बाद जब वापस जाने लगा तो अपना जीता हुआ क्षेत्र अपने राजदूत जो था सेल्यूकस निकेटर को सौंप के चला गया था। और उसी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था और उसने रचना किया था इंडिका नामक पुस्तक का, जिससे प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, पांचवा है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने दोस्तों पंचतंत्र की रचना की है। यह बाइबिल के बाद सबसे दूसरा पवित्र ग्रंथ माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बार बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विष्णु शर्मा यानी पूछता है कि पंचतंत्र की रचना किसने किया था? विष्णु शर्मा ने किया था। चलिए आगे, महर्षि पतंजलि ने कौन सी रचना किया था? महाभाष्य का। और महाभाष्य क्या था दोस्तों? पतंजलि जो थे पुष्पमित्र शुंग के दरबारी थे। ठीक है, पुष्पमित्र शुंग के क्या थे? दरबारी थे पतंजलि, और इन्होंने रचना किया था महाभाष्य का। महाभाष्य में क्या है दोस्तों? महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा था उसमें जो सूत्र लिखा था वो बहुत कठिन था। उन सूत्रों पर उसमें इन्होंने टीका लिखा है। टीका मतलब आसान कर दिया है ताकि आम लोगों को भी समझ में आ जाए, तो महाभाष्य की रचना की। सातवां, नागार्जुन से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहां से प्रज्ञा पारमिता सूत्र और एक शास्त्र और एक माध्यमिक सूत्र, ये तीन जो हैं यह नागार्जुन की रचना है। अश्वघोष, इनकी रचना है बुद्ध चरित, यानी बुद्ध के जीवन से संबंधित इन्होंने वर्णन किया है। सारीपुत्र और सूत्रालंकार, ये बाबू बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, नोट कर लेंगे आप। एक है वात्स्यायन ने रचना किया था किसका? कामसूत्र का। यानी कि जो शारीरिक संबंध बनते हैं उसके भी हमारे यहाँ शास्त्र लिखे हुए हैं कि कैसे शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, उसके क्या क्या नियम हैं, ये सारा कामसूत्र में वर्णन वात्स्यायन ने किया था। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भास ने स्वप्नवास दत्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। भास ने स्वप्नवास दत्ता का रचना किया था। आगे है बाबू कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर पता है ना, नाटक का बहुत बड़ा नाटक सम्राट था जो यूरोप का रहने वाला था शेक्सपियर। और हमारे यहाँ के कालिदास ने भी नाटक लिखने में महारत हासिल की थी प्राचीन सभ्यताओं में, तो इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने अभिज्ञा शाकुंतलम, ठीक है, और कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम और रघुवंशम की रचना की है। रघुवंशम राम से रिलेटिव है, और मेघदूतम यानी बादल के द्वारा एक संदेश दिया जाता था, उसकी रचना है। और अभिज्ञा शाकुंतलम जो था वो दुष्यंत और उनकी प्रेमिका का यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन है। ये अभिज्ञा शाकुंतलम काफी फेमस इनकी रचना है, नाटक है। तो यहाँ पे कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इसको भी आप अच्छे से समझ लेंगे। अगला है विशाखा दत्त जो है बाबू, इन्होंने रचना किया था देवी चंद्रगुप्तम मुद्रा राक्षस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त की है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका कोई सूत्र नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है जिससे बताया जाए, ये सिर्फ समझने की बात है, इसीलिए मैं एक एक लोगों के बारे में भी बताता चल रहा हूं। ये संग्रह जो मैंने किया है इसको एकदम से लिख लीजिएगा, आपके परीक्षा में बहुत ही काम आने वाला चीज है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो मुद्रा राक्षस हो गया। शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आर्यभट्ट, इनके बारे में आप जानते होंगे, आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत लिखा है। और आर्यभट्ट के बारे में बता दें कि आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया,
दशमलव का आविष्कार किया। और मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में हम लोगों ने पेटेंट नहीं करा पाया, लेकिन सबसे पहले सारा भौगोलिक जो सूर्य के सिद्धांत हैं या फिर हमारे सौरमंडल के जितने भी सिद्धांत लिखे गए हैं, कहा जाता है कापरनिकस हैं, गैलीलियो हैं, ये हैं, वो हैं, हिकैटियस है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब गैलीलियो और कापरनिकस और बहुत सारे भूगोलवेत्ता पैदा नहीं हुए थे, तब आर्यभट्ट जी ने सारे सौरमंडल के जितने ग्रह हैं, पृथ्वी से उनकी दूरी कितना है, सूर्य की दूरी कितना है, कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, ये सब उन्होंने पहले ही सूर्य सिद्धांत में ही बता दिया था। और इससे यह आभास होता है कि बिना दूरबीन की सहायता से तो ये संभव नहीं था। तो ये भी स्पष्ट होता है कि सबसे पहले दूरबीन इन्होंने बनाया होगा। लेकिन जब पूरी दुनिया में ये पेटेंट हो रहा था कि किसने क्या बनाया, तो हम उसमें पीछे रह गए और हम पेटेंट नहीं करा पाए। आज हमारा नाम उसमें नहीं है। जैसे हवाई जहाज का राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, राइट ब्रदर्स ने बनाया था, लेकिन ये पूर्णतः गलत है। हवाई जहाज सबसे पहले मुंबई के जुहू चौपाटी पे शिवकरजीत तलपड़े नामक एक व्यक्ति ने हवाई जहाज उड़ाया था, सफल उड़ान किया था और लैंडिंग भी किया था। बाद में राइट ब्रदर्स के लोगों ने, हमारे यहाँ के राजाओं के पास इतने धन नहीं थे कि उनको प्रोवाइड किया जाए और वो आगे बढ़े, तो राइट ब्रदर्स ने उनकी कॉपी जो है ले ली और अपने नाम से पेटेंट करा लिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आर्यभट्ट के बारे में जानिएगा कि सूर्य सिद्धांत और बहुत सारी खोज इन्होंने किया था। ठीक है, गाना भी इन पे बना है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैं सुना भी दूंगा पूरा। चलिए, वाराहमिहि, इन्होंने बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृह जातिका और लघु जातिका, ये लघु जातिका इनका बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, वाराहमिहि का। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हरिसेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति इनकी रचना है हरिसेन की। और भारवी जो है इन्होंने किया है किरातार्जुनीयम, ये संबंधित है, महाभारत से संबंधित है, अर्जुन से संबंधित है। अगला दंडी, दंडी का भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, 10 कुमार चरितम और काव्यदर्श। आपको पता होगा कि काव्यदर्श में ही अलंकार का सर्वप्रथम वैज्ञानिक परिभाषा जो है दंडी ने दिया था काव्यदर्श में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, काव्यदर्श और 10 कुमार चरितम। आगे है बाणभट्ट। बाणभट्ट जी ने हर्षचरित कादंबरी 2 रचना किया था, जिसमें हर्षचरित और कादंबरी दोनों रचनाओं को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी रचना किसने किया था? बाणभट्ट ने किया था। और हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जो थे एक राजा थे और वो एक बहुत बड़े कवि भी थे, बहुत बड़े संगीतकार भी थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। आप कहेंगे सर वैज्ञानिक कैसे थे? मैं भी बता रहा हूं, लेकिन पहले जान लीजिए कि हर्षवर्धन ने 3 रचनाएं की है। ये तीनों परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार हर्षवर्धन से पूछा जाता है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन जी के विषय में बता दूं कि यह भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे और हर्षवर्धन ने ही हमारे यहाँ जो कुंभ का मेला प्रयाग में लगता है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, वहां पे इन्होंने हर 5 वर्ष में अपने राजस्व का जितना भी आय होता था, जितना भी लाभ होता था, जो खजाना में बच जाता था, उनको वो 5 साल बाद महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाते थे। और उस महामोक्ष परिषद के आयोजन में बहुत सारे लोगों को अपना सारा धन 5 साल का दान कर देते थे, यानी एक दानी शासक भी थे। और महामोक्ष परिषद का सबसे प्रामाणिक साक्ष्य मिलता है, चीनी यात्री जो था हेंगशांग, हेंगशांग ही आया था, हेंगशांग या हेंगशांग आया था। हेंगशांग ने इनके महामोक्ष परिषद का क्या किया था? भाग लिया था। और उसने अपने किताब में भी लिखा हुआ है कि कैसे हर्षवर्धन अपने राज्य का सारा 5 साल का कमाया हुआ धन लोगों में दान कर देता था। और उसी के समय से ये कुंभ का मेला प्रारंभ हुआ। आज भी आप प्रयाग में जाएंगे तो 5 वर्ष 10 वर्ष बाद महाकुंभ लगता है और हर साल मतलब वहां पे
स्नान का व्यवस्था किया गया है और उस कुंभ में आज भी दान दक्षिणा और ये सारी व्यवस्थाएं आज भी चलती हैं। एक कवि थे, गाना भी बहुत सुंदर गाते थे, और दूसरी बात एक वैज्ञानिक भी थे। आपको बर्फ बनाने की कला जब दुनिया में किसी को नहीं पता था, तब हर्षवर्धन बर्फ बनाना जानते थे पानी से। ठीक है दोस्तों, तो इनको एक वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। आगे भवभूति है, यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर, इन्होंने उत्तर रामचरितम, मालती माधव इनकी बहुत फेमस रचना है। ये बार बार एग्जाम में बाबू पूछा जाता है, तो चेला इसको भी याद कर लीजिए। चेला मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतना बढ़िया संग्रह कहीं आपको मिलेगा नहीं, कॉपी उठाइए, नोट कर लीजिए। और महावीर चरितम, महावीर स्वामी के विषय में भी इन्होंने रचना भवभूति ने किया है। आगे राजशेखर है, कर्पूर मंजरी इनकी बार बार पूछा जाता है, और काव्य मीमांसा, ये दो चीजें इनकी पूछी जाती हैं, इनकी रचना राजशेखर ने किया था। और जयदेव, ये बार बार देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। लेकिन अगर कह दे कि गीत गोविंद पे टीका, गीत गोविंद का टीका किसने किया है? तो मीराबाई ने किया था। इसी गीत गोविंद पे उन्होंने काव्य लिखे थे, बड़े सुंदर गीतों से रचना किया था। तो गीत गोविंद का टीका पूछे तो मीराबाई, और गीत गोविंद केवल पूछे तो जयदेव। और प्रमाण मीमांसा भी इनकी एक रचना है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला 26 नंबर पे है चंदर बरदाई। चंदर बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना किया था। ठीक है, तो यहां से भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। कलहर, राज तरंगिनी, हाँ सॉरी, ये कलहर की रचना है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। माघ शिशुपाल वधम, यानी महाभारत के शिशुपाल का वध का वर्णन यहाँ माघ ने किया है। और अगला है भरत मुनि के बारे में बता दें तो रस का सर्वप्रथम परिभाषा, वैज्ञानिक परिभाषा देने वाले, और अलंकार के विषय में भी परिभाषा इन्होंने अपने इसमें दिया है, नाट्य शास्त्र में दिया है, सूत्र रस का दिया था। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, यानी भाव विभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो 8 प्रकार के रसों का वर्णन इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में, और 4 प्रकार के अलंकारों का वर्णन इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में किया था। तो रस के जन्मदाता माने जाते हैं कौन? भरत मुनि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगला है रुद्र भट्ट श्रृंगार तिलक, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी आप नोट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि वीडियो छोटा करने के लिए मैंने सीरियल से लिख दिया है, और इसलिए भी लिख दिया है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे आप इसको बना लीजिए, क्योंकि यह प्राचीन लेखक एवं उनकी रचनाएं हैं। दूसरा भाग मैं दूंगा मध्यकालीन के लेखक एवं उनकी रचनाएं, मध्यकाल के, और आधुनिक मतलब वर्तमान समय में जितने भी राइटर हैं उनकी रचनाएं हैं, मैं 3 पार्ट में दूंगा। और अगर हिंदी साहित्य से बहुत सारी रचनाओं से पूछे जाते हैं किन की रचना है, निम्न विकल्पों में से 4 विकल्पों में से कौन सी रचना विष्णु शर्मा का है, कौन सी रचना पाणिनि का है, ऐसे करके प्रश्न इसमें बनते हैं। और यहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और मैं आपको इतना बढ़िया सीरियल से दे रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट राइटर और उनकी रचनाओं को छांट के मैंने ऐसा संग्रह बना दिया है कि आपके किसी भी परीक्षा में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यह एपिसोड आपको कैसा लगा। और अगर कोई चीज इसमें छूटा हुआ है या कोई चीज समझ में नहीं आया है या किसी चीज पे डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि आपको यह चीज कैसे लगा। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार, थैंक यू।